Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Nadeem, Assistant Professor of Statistics. स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 16 चैप्टर नंबर 11 से मुतल्लिक है। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 16 में हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइज 11.2 और इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 1, 2, 3। मीन कि हम इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1, अ लेबर यूनियन has 1000 members. A random sample of 50 members of the union gave an average age of 40 years. The average age of the member of labor union was therefore estimated to be 40 years. A complete enumeration of all the members indicated that the true mean age was 43 years. आंसर द फॉलोइंग। आपने स्टूडेंट इसमें आंसर क्या करना है कि विच फिगर इज़ अ पैरामीटर, कि इसमें कौन सा नंबर, ये यहाँ हमने कुछ नंबर देखे हैं, जैसे इसमें 1000 है, 40 है, 40, अब उसके बाद इसमें 50 है और 43 है। इसमें कौन से नंबर हैं जो पैरामीटर हैं और कौन से नंबर है विच फिगर इज़ अ स्टेटिस्टिक, और कौन से नंबर हैं जिनको हमने स्टेटिस्टिक कहते हैं। अब पैरामीटर का मतलब है कि ऐसा कोई भी नंबर जो पॉपुलेशन से मुतल्लिक है, इसको हम पैरामीटर कहते हैं, और ऐसा कोई भी नंबर जो सैम्पल से मुतल्लिक है उसको हम कहते हैं स्टेटिस्टिक। अब स्टूडेंट, इस पैराग्राफ को हम दोबारा रीड करते हैं। अ लेबर यूनियन, तो स्टूडेंट यहाँ एक लेबर यूनियन की बात हो रही है। अ लेबर यूनियन हैज़ 1000 मेंबर। अब स्टूडेंट कहता है कि यहाँ एक लेबर यूनियन है और उसके टोटल मेंबर कितने हैं, 1000 मेंबर है। इसका मतलब है कि हमारा इंटरेस्ट यहाँ लेबर यूनियन में है, और लेबर यूनियन में टोटल जितने मेंबर हैं तो ये पॉपुलेशन का साइज़ होगा। तो इसका मतलब है ये पॉपुलेशन साइज़ है, तो ये किसको बिलोंग करेगा, ये आपका पैरामीटर होगा। आगे, अ रैंडम सैम्पल ऑफ द 50 मेंबर्स ऑफ द यूनियन गेव एन एवरेज एज ऑफ 40 ईयर। अ रैंडम सैम्पल ऑफ 50 मेंबर। अब इसमें स्टूडेंट सैम्पल का जो साइज़ है वो 50 मेंबर का है। मीन कि आपने 1000 में से 50 मेंबर को सिलेक्ट किया है, तो ये सैम्पल का साइज़ है, तो ये किसको बिलोंग करेगा स्टूडेंट, ये स्टेटिस्टिक को बिलोंग करेगा। आगे इसमें नोट करें, अ रैंडम सैम्पल ऑफ द 50 मेंबर्स ऑफ यूनियन, के 50 मेंबर ऑफ यूनियन गेव, दे रही है एन एवरेज। एवरेज का मतलब है मीन एज ऑफ 40 ईयर। मीन के 50 का जो आपने सैम्पल लिया है उसकी एवरेज एज कितनी है, 40 है। इसका मतलब है कि सैम्पल से जो चीज़ कैलकुलेट होगी वो सैम्पल के लिए है। तो इसका मतलब है कि स्टेटिस्टिक में एक नंबर तो आपका 50 आएगा जो कि सैम्पल साइज़ है, और दूसरा मीन सैम्पल का क्या है, 40 है। तो इसका मतलब है कि अभी तक हमने 3 नंबर देखे हैं। ये 1000 पॉपुलेशन का साइज़ है, ये किसको बिलोंग करेगा, पैरामीटर को। ये 50 सैम्पल का साइज़ है, ये किसको बिलोंग करेगा, स्टेटिस्टिक को। ये 40 जो एवरेज है या मीन है, ये किसको बिलोंग करेगा, ये भी स्टेटिस्टिक को। आगे स्टूडेंट, द एवरेज एज ऑफ द मेंबर ऑफ लेबर यूनियन वाज देयरफॉर एस्टिमेटेड टू बी 40 ईयर। अगेन स्टूडेंट देखें, कहता है कि लेबर यूनियन की एवरेज एज को एस्टीमेट किया। स्टूडेंट, जो एस्टीमेट होता है वो हमेशा सैम्पल की बेस पे होता है, तो इसका मतलब है ये एस्टीमेट क्या हुआ है, 40 ईयर है, तो ये वही 40 है जिसकी आपने पहले बात की है। तो एस्टीमेट जो भी चीज़ होती है वो सैम्पल की बेस पे होती है, तो एस्टीमेट हमेशा किससे मुतल्लिक होगा, सैम्पल से। अ कंप्लीट एन्यूमरेशन। अब स्टूडेंट जब भी
एन्यूमरेशन की बात आए तो इसका मतलब है कि यहाँ पॉपुलेशन की बात हो रही है। तो कंप्लीट एन्यूमरेशन मीन पॉपुलेशन। अ कंप्लीट एन्यूमरेशन ऑफ ऑल द मेंबर इंडिकेटेड दैट द ट्रू मीन एज वाज 43 ईयर। कहता है कि जो ट्रू मीन है, ट्रू मीन हमेशा पॉपुलेशन का होता है, तो यहाँ ट्रू मीन कितना 43, इसका मतलब है 43 जो है ये पॉपुलेशन का, तो ये किसको बिलोंग करेगा, पैरामीटर। तो स्टूडेंट आप इसका देखिए आंसर में पैरामीटर म्यू हम कहते हैं मीन, और किसका मीन है, पॉपुलेशन का। तो पॉपुलेशन का मीन कितना है 43, इसका मतलब है म्यू की वैल्यू 43 आ गई, और जबकि सैम्पल की वैल्यू जो कि मीन आपने एस्टिमेट किया है वो कितना है 40। तो स्टूडेंट आप इसमें यहाँ कैपिटल एन भी लिख सकते हैं, कैपिटल एन इज़ इक्वल टू 1000, ये पॉपुलेशन का है, और स्मॉल एन इज़ इक्वल टू 50। तो ये किस में लिखा जा सकता है, सैम्पल का साइज़ है, तो ये स्टेटिस्टिक में आप इसको लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये जितने क्वेश्चन हैं ये अगर आप अपने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड देखेंगे तो वहाँ से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। जो डेफिनेशन है उनको हमने इग्नोर कर दिया है, और जो डेफिनेशन से हट के डिफरेंट क्वेश्चन है उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन आपसे है जी, व्हाट इज़ द फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर। अगर स्टूडेंट पेपर में सिर्फ इतना क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज़ द फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर, तो आपने क्या लिखना है, द फैक्टर कैपिटल N माइनस स्मॉल n ओवर कैपिटल N माइनस 1 इज़ कॉल्ड फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर। तो इतना आंसर काफ़ी है कि अगर पेपर में क्वेश्चन क्या आ जाए कि व्हाट इज़ अ फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर, तो ये जो फ्रैक्शन लिखी हुई है इसको हम कहते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन फैक्टर। जी स्टूडेंट क्लियर होगी बात आपको यहाँ तक। व्हेन इज़ इट appropriately used in sampling application and when can it, कहता है कि इसे हम सैम्पलिंग की एप्लीकेशन में कब यूज़ करते हैं और किस तरह यूज़ करते हैं, विदाउट टू ग्रेट एंड अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंस बी इग्नोर्ड, कि कब हम इसको इग्नोर करते हैं और कब हमने इसको कंसीडर करना होता है। अब स्टूडेंट इसको हम यूज़ किसके लिए करते हैं, फॉर द वेरिएंस। जब हमने वेरिएंस कैलकुलेट करना होता है तो उस वक्त हम ये फैक्टर यूज़ करते हैं। बिकॉज इन अ सैम्पल फ्राम द फाइनाइट पॉपुलेशन द वेरिएंस ऑफ द मीन इज़ रिड्यूस्ड बाय दिस अमाउंट। कहता है जो सैम्पल का हम वेरिएंस, सैम्पल हम पॉपुलेशन से लेते हैं और उसका जो वेरिएंस हम कैलकुलेट करते हैं तो वो इतनी अमाउंट जो है वो कम हो जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट to note that in sampling without replacement from a finite population of size capital N, the factor is ignored from the formula when small n the sample size is less than 5%। तो स्टूडेंट अब इसमें देखें कि अगर आपके सैम्पल का साइज़ पॉपुलेशन के 5% से लेस आ जाए, जी स्टूडेंट अगर आप अपना कैपिटल N जो है उसका 5% फाइंड करें और आपका जो स्मॉल n है उससे क्या हो जाए, लेस हो जाए, देन दिस फैक्टर इज़ यूज्ड एंड व्हेन n इज़ 5% और ग्रेटर देन 5% ऑफ कैपिटल N। ठीक है। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि आपने अपने कैपिटल N का 5% फाइंड करना है, और उसके फाइंड करने के बाद आपने अपने n को चेक करना है। अगर आपका n पॉपुलेशन के 5% से लेस है तो आप इस फैक्टर को इग्नोर कर सकते हैं, मीन के वेरिएंस के फार्मूले में इसको आप यूज़ ना करें। लेकिन अगर आप 5% फाइंड करते हैं और कैपिटल N जो है इससे क्या आ जाता है, ग्रेटर आ जाता है आपके 5% से, तो फिर आपने इस फैक्टर को क्या करना होता है, यूज़ करना है। अब उसके बाद इस क्वेश्चन का जो लास्ट पोर्शन है वो स्टूडेंट ये है कि अगर फाइनाइट पॉपुलेशन करेक्शन में अगर आप कैपिटल N को इन्फिनिटी ले लें तो इस फैक्टर का आंसर क्या आएगा, तो स्टूडेंट इसका फैक्टर का आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इस 1 को अंडरस्टैंड किस तरह आप करेंगे, जैसे आप इसमें देखें कि यहाँ कैपिटल N लिखा है तो इसमें आपने रिप्लेस किया इन्फिनिटी माइनस स्मॉल n। इन्फिनिटी में से कोई भी नंबर आप माइनस करते हैं तो आंसर आपके पास इन्फिनिटी आता है।
अब नीचे इन्फिनिटी में से 1 माइनस किया तो आंसर फिर भी इन्फिनिटी आ गया। तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आपके पास आंसर क्या आ जाता है 1। तो मीन के जब कैपिटल एन इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, अप्रोच करने का मतलब है कि जब कैपिटल एन की वैल्यू इन्फिनिटी होती है तो इस फैक्टर की वैल्यू क्या बन जाएगी 1। जी स्टूडेंट, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टूडेंट यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले यहाँ स्टूडेंट जो आपने क्वेश्चन में चेक करना है, आपने स्टूडेंट सबसे पहले देखना होता है कि क्वेश्चन में पॉपुलेशन क्या है, सैंपल का साइज़ कितना है, और आपने जो सैंपल लेने हैं सैंपल को पॉपुलेशन से लेने के लिए दो टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। या तो आप सैंपल विद रिप्लेसमेंट फाइंड करते हैं या आप सैंपल फाइंड करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। तो स्टूडेंट आपने तीन चीज़ें नोट करनी है, पॉपुलेशन क्या है, सैंपल का साइज़ क्या है, और सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो आपने जो सैंपल ड्रॉ करने हैं उसके लिए आपने इसमें से किसी एक टेक्निक को यूज़ करना है। अब स्टूडेंट इसमें हम देखते हैं कि हमारी पॉपुलेशन क्या है। अ फाइनाइट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ नंबर 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। तो स्टूडेंट आपने इस सेंटेंस में नोट किया कि पॉपुलेशन मुश्तमिल है इन नंबर पे। तो पॉपुलेशन में कौन कौन से नंबर हैं 2, 4, 6, 8, 10। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर आप सोल्यूशन में देखें तो हमने यहाँ पॉपुलेशन मेंशन कर देनी है 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। अब उसके बाद आगे कैलकुलेट द सैंपल मीन फॉर ऑल पॉसिबल रैंडम सैंपल ऑफ साइज़ 2। अब इसमें रैंडम सैंपल का साइज़ कितना है, ये स्टूडेंट आपके पास 2 है, तो ये देखिए आपने इसमें स्मॉल n इज इक्वल टू 2 मेंशन कर दिया। अब उसके बाद स्टूडेंट ये कैपिटल एन पॉपुलेशन का साइज़ होता है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होता। जब आप पॉपुलेशन लिख लेते हैं तो फिर आप इसके मेंबर को काउंट करते हैं, पॉपुलेशन के कौन कौन से नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो स्टूडेंट आपकी पॉपुलेशन में 6 मेंबर हैं। तो यहाँ मिस्टेक है, कैपिटल एन 5 नहीं है, एक्चुअली यहाँ क्या लिखा जाएगा 6। तो पॉपुलेशन साइज़ आपका कितना है 6। तो स्टूडेंट आपने यहाँ जहाँ 5 है यहाँ आपने 6 लिखना है। अब स्टूडेंट आगे हमने ये चेक करना है कि क्या सैम्पलिंग हमारी विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट। तो आप दोबारा देखिएगा, कैलकुलेट द सैंपल मीन फॉर ऑल पॉसिबल रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2 डैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉपुलेशन विद रिप्लेसमेंट। अब इसका मतलब है कि इस पॉपुलेशन से जो सैंपल साइज़ 2 के ड्रॉ करने हैं वो किस टेक्निक के ज़रिए करने हैं, विद रिप्लेसमेंट। अब स्टूडेंट जब आपको ये चीज़ें मिल जाए, पॉपुलेशन मिल जाए, सैंपल का साइज़ और सैम्पलिंग की टेक्निक का पता चल जाए, तो फिर स्टूडेंट आपने देखना है कि इस पॉपुलेशन से सैंपल साइज़ 2 के कितने बन सकते हैं, जबकि आपने टेक्निक कौन सी लगानी है, विद रिप्लेसमेंट। अब इसमें हम इसका फार्मूला हमें हमारी बुक में गिवन है कि नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स, कितने पॉसिबल सैंपल्स हैं विद रिप्लेसमेंट के फाइंड करने के लिए। इसका फार्मूला है कैपिटल एन रेज टू पावर स्मॉल एन। कैपिटल एन की पावर क्या है, स्मॉल एन है। तो यहाँ आपने कैपिटल एन का आंसर आपके पास 5 है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया ये एक्चुअली 6 है। तो यहाँ आपने 6 पुट किया और स्मॉल एन आपके पास 2 है, तो 6 रेज टू पावर 2 आंसर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो ये आपने 36 पॉसिबल सैंपल बनाने हैं। मीन के इस पॉपुलेशन से, ये जो पॉपुलेशन हमें गिवन है इसमें साइज़ 2 के कितने सैंपल बन सकते हैं, 36। अब स्टूडेंट ये सैंपल को ड्रॉ करना जो है यही हमारा सबसे बड़ा इसमें ऑब्जेक्टिव है। अगर हमारे ये सैंपल ठीक हैं तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन ठीक है, और अगर हमारी ये सैंपल में प्रॉब्लम आ जाएगा तो आगे सारे के सारे क्वेश्चन में मिस्टेक आएगी। अब स्टूडेंट इसको फाइंड करने के लिए 2-3 मेथड हैं, मैं दोनों आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टूडेंट पहला तो है कि जब विद रिप्लेसमेंट आ जाए तो 2 को आपने सेलेक्ट करना है और 2 का पेयर अपने साथ भी बनाना है। जैसे देखिए 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 2, 12। तो ये स्टूडेंट आपके 2, 12 तक सैंपल लिखे हुए हैं। अब उसके बाद फिर आपने 4 को सिलेक्ट कर लिया, 4 को फिर स्टार्ट से शुरू करेंगे, 4, 2,
फिर 4 को अपने साथ भी 4 4 4 6 4 8 4 10 और 4 12 आ जाएगा। तो स्टूडेंट आप इसमें देखें, ये सैम्पल जो अभी मैंने आपको बताया ये 4 12 तक। अब सिमिलरली आपने 6 को सिलेक्ट किया, फिर क्या लिखेंगे 6 2 6 4 6 6 6 8 और 6 10 और 6 12 आ जाएगा। तो ये यहाँ तक आपके सैम्पल बन जाएंगे। अब स्टूडेंट उसके बाद फिर आपने किसको सिलेक्ट किया 8 को। अब क्या आएगा 8 2 8 4 8 6 8 8 8 10 एंड 8 12। तो स्टूडेंट ये आपके 8 12 तक। इसी तरह आपने 10 को लेके कर लेना है, 10 को सब के साथ, फिर आपने 12 को। एक तो स्टूडेंट ये मेथड है, इससे आपके यहाँ जो आपको पता चल गया 36 सैम्पल हैं, तो ये 36 सैम्पल आपको इस तरह आपने बनाने हैं यहाँ तक। अब स्टूडेंट जो दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड है, अगर आप उसको यूज़ करना चाहें तो उसमें ये तरीकाकार होता है कि आपने देखना कि यहाँ पॉसिबल सैम्पल कितने हैं, 36 हैं। जितने पॉसिबल सैम्पल आएंगे इसको आपने डिवाइड करना है कैपिटल एन पे। तो कैपिटल एन आपका कितना है 6, क्योंकि ये 5, ये मैंने पहले आपको बताया ये 5 नहीं है, एक्चुअली 6 है। आपने 36 को कैपिटल एन मीन 6 पे डिवाइड किया, तो 36 को 6 पे डिवाइड करें, आंसर कितना आएगा 6 आएगा। अब 6 का मतलब है कि हर यूनिट को मैंने 6 दफ़ा लिखना है, 6 टाइम लिखना है। तो ये देखें 6 बार लिखूँगा, 2 को मैंने 6 बार लिखा, नोट करेंगे 1 2, पहला कॉलम देखें 2 2 2, यहाँ तक 6 टाइम लिख लिया। उसके बाद मैंने फिर 4 को आगे 6 टाइम लिखा, तो नोट करेंगे ये जो 4 है ये आगे 6 टाइम लिखा है। उसके बाद फिर मैंने 6 को 6 टाइम लिखा, तो ये 6 आपका यहाँ तक 6 टाइम लिखा गया। अब उसके बाद इसी तरह आपने 8 को 6 टाइम लिखा, तो ये स्टूडेंट आपने 8 को लिख लिया। उसके बाद फिर आपने इसी तरह 10 को लिखा, और उसके बाद आपकी पॉपुलेशन का लास्ट नंबर क्या है 12, तो ये 12 को भी आपने 6 टाइम लिख दिया। अब स्टूडेंट उसके बाद आते हैं कि ये जो आपका सेकंड कॉलम है ये कैसे लिखा जाएगा। अब स्टूडेंट देखें कि पहले कॉलम के लिए आपने क्या किया था, पॉसिबल सैम्पल को कैपिटल एन पर डिवाइड किया, तो 36 को 6 पर डिवाइड किया, आंसर 6 आ गया था, और हर यूनिट को 6। अब जो स्टूडेंट आंसर आ गया 6, इस आंसर को दोबारा आपने कैपिटल एन पर डिवाइड करना है, तो आंसर भी 6 है और कैपिटल एन भी 6 है, तो 6 को 6 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अब 1 आने का मतलब है कि ये सेकंड कॉलम में हर यूनिट को मैंने 1 टाइम लिखना है, तो 2 को 1 टाइम, फिर 4 को 1 टाइम, फिर 6 को 1 टाइम, फिर 8 को 1 टाइम, फिर 10 को 1 टाइम, और फिर 12 को। अब देखिए स्टूडेंट हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब फिर आपने इस प्रोसेस को रिपीट करना शुरू कर देना, फिर 2 को 1 टाइम, फिर 4 को 1 टाइम, फिर 6 को 1 टाइम, फिर 8 को 1 टाइम, फिर 10 को 1 टाइम, फिर 12 को 1 टाइम। इस तरह स्टूडेंट आप इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे, और आपने कहाँ तक पहुँचना है, एंड वाले सैम्पल तक आपने इस प्रोसेस को रिपीट करते रहना है, जब तक कि आप इसमें एंड तक ना पहुँच जाए। अब स्टूडेंट जब आपके सैम्पल बन जाए, तो फिर आपने क्वेश्चन में ये नोट करना होता है कि आपकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसकी है। क्या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पल मीन की है, क्या डबल मीन की है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रपोर्शन है, डबल सैम्पल प्रपोर्शन है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएंस है। तो ये क्वेश्चन में आपने नोट करना है। तो अब हम इसमें नोट करते हैं कि हमारी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब इसमें स्टूडेंट आगे अगर हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, एज्यूमिंग द 36 पॉसिबल सैम्पल। अब क्वेश्चन में ये भी मेंशन था कि 36 पॉसिबल सैम्पल बनेंगे, तो देखिए हमारे फार्मूले का आंसर भी 36 ही है। इक्वली लाइकली मेक द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन। इसका मतलब है हमने जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है वो किसकी है, सैम्पल मीन की है। अब ये सैम्पल मीन की है, तो ये जो आपने सैम्पल फाइंड किए हैं इनका आपने मीन फाइंड करना है। तो सैम्पल मीन के लिए इससे अगली हेडिंग आप देंगे x बार। अब स्टूडेंट इसका मीन कैसे फाइंड करेंगे, पहले सैम्पल में 2 वैल्यूज़ हैं 2 और दूसरी भी 2 है, तो आपने स्टूडेंट इन दोनों वैल्यूज़ का आपस में ऐड किया, 2 + 2 4, और इसमें वैल्यूज़ कितनी है, पहले सैम्पल में 2 है, तो इसका मतलब है पहले आपने सम करेंगे 4 आ गया और 2 पर डिवाइड किया तो आंसर 2। अब इसी तरह सेकंड सैम्पल की वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, 2 + 4 6, और इसको 2 पर डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया 3।
फिर 2 + 6 8 और 2 पर डिवाइड किया 4, फिर 2 + 8 10 और 2 पर डिवाइड किया 5। इस तरह स्टूडेंट आपने हर सैम्पल का मीन फाइंड करना है। हम इनको प्लस करके 2 पर डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे सैम्पल का साइज़ 2 है। अगर हमारे सैम्पल का साइज़ 3 होगा तो हम वैल्यूज़ को प्लस करके 3 पर डिवाइड करेंगे। जब सैम्पल का साइज़ 3 होगा तो यहाँ 3 वैल्यूज़ आएंगी, जैसे यहाँ 2 लिखी हैं तो फिर आपके यहाँ 3 आ जाएंगे। अब स्टूडेंट जितने भी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन हैं, जब आप उसमें सैम्पल मीन को फाइंड करते हैं तो उसके बाद आपने उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी फाइंड करनी होती है। तो अब आपने हेडिंग देना है द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। जी स्टूडेंट, अब इसमें इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आपने इसमें पहले 2 कॉलम बनाने हैं। एक कॉलम आपका पहला आएगा एक्स बार और दूसरा आएगा एफ़। पहले आपने ये 2 कॉलम देखने कि इसमें कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, एक्स बार और एफ़। अब एक्स बार के कॉलम में अब यहाँ कौन से नंबर लिखे जाएंगे? अब स्टूडेंट दोबारा सैम्पल मीन की तरफ मूव करते हैं। आपने स्टूडेंट नोट किया कि जब आपने इस सैम्पल का मीन फाइंड किया है तो आप इसमें देखें कि सैम्पल के मीन में कुछ वैल्यूज़ हैं, यहाँ 2 3 4 5 6। आपने स्टूडेंट सैम्पल के मीन में सबसे छोटी वैल्यू को, फिर उससे बड़ी वैल्यू को, फिर उससे बड़ी वैल्यू को, और इस तरह सबसे बड़ी वैल्यूज़ तक सारी वैल्यूज़ को किस कॉलम में लिखना है? आपका ये जो एक्स बार का कॉलम है इसमें लिखेंगे आप। एक्स बार के कॉलम में जो मीन में सबसे छोटी वैल्यू 2 है, फिर उससे बड़ी वैल्यू को लिखना 1 टाइम है आपने। वहाँ वैल्यूज़ मोर देन 1 टाइम है, लेकिन आपने 1 टाइम लिख दिया किस कॉलम में? एक्स बार के कॉलम में स्मॉलर नंबर से लार्जर की तरफ। तो 2 से लेकर 12 तक हमारी वैल्यूज़ थी, तो उसमें जो जो वैल्यूज़ हैं वो हमने एक्स बार के कॉलम में लिख दी। अब स्टूडेंट उसके बाद आपने इसमें देखना होता है कि ये आपकी फ्रीक्वेंसी आपने किस तरह फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट आपने नोट करना है कि ये जो 2 है ये आपका सैम्पल मीन में कितने टाइम है। आपने इस तरह नोट किया कि ये 2 इसमें 1 टाइम है। फिर आपने इसी तरह 3 को नोट करना है कि 3 इसमें कितने टाइम है, जैसे 1 2 ये 2 टाइम है। तो आप देखें स्टूडेंट 2 जो है सैम्पल मीन में 1 टाइम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 आएगी। 3 सैम्पल मीन में 2 टाइम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 आएगी। अब इसी तरह आपने 4 को चेक करना है, तो 4 ये सैम्पल मीन के कॉलम में कितने टाइम है? 3 टाइम है। 5 कितने टाइम है? 4 टाइम है। तो अगर आप इसमें चेक करेंगे तो ये आपने इसको देख के यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है। स्टूडेंट आप इसमें यहाँ टैली का कॉलम भी बना सकते हैं। अब टैली का जो प्रोसीजर है, अगर आप इसमें टैली का कॉलम बना लें तो ये आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। तो टैली का कॉलम मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपने इसमें पहले टैली का कॉलम बनाना है और टैली को काउंट करके फिर आपने इसमें क्या लिखनी है? फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो जब स्टूडेंट आप इसकी हर नंबर को काउंट करके सैम्पल मीन के अंदर यहाँ लिख देंगे तो उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी के कॉलम का सम करना है। अब फ्रीक्वेंसी के कॉलम का सम वही आना चाहिए जितने आपके टोटल पॉसिबल सैम्पल हैं। तो आप इसमें देखें कि क्वेश्चन में हमारे टोटल पॉसिबल सैम्पल जो हमने फार्मूले से फाइंड किए हैं वो 36 हैं। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी का सम भी कितना आना चाहिए? 36 ही आना चाहिए। अगर स्टूडेंट ये आपका सम 36 के इक्वल नहीं आता तो मीन के इससे आगे जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे वो सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने फ्रीक्वेंसी के सम को टोटल सैम्पल के इक्वल लेके आएंगे तो आगे चलना है, वरना आप इन्हें पहले इस करेक्शन को ठीक करेंगे तो आगे चलेंगे, वरना इससे आगे कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। प्रोसीजर का जो भी एक आधा नंबर है वो मिलेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है एफ ऑफ एक्स बार। एफ ऑफ एक्स बार इसका मतलब ये नहीं कि एफ़ को और एक्स बार को मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब है एफ़ फंक्शन है एक्स बार का। एफ ऑफ एक्स बार आपने कैसे फाइंड करना है? फ्रीक्वेंसी के कॉलम का जो भी सम है आपने उस सम को फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू पर डिवाइड करना है। फ्रीक्वेंसी की फ़र्स्ट वैल्यू 1 है तो 1/36, फिर आपने 2/36, फिर 3/36, फिर 4/36, फिर 5/36, और इस तरह आपने हर वैल्यू को फ्रीक्वेंसी के सम पर डिवाइड करना है तो ये कॉलम बन जाएगा।
फर्स्ट ईयर में इस कॉलम को जो हमने इस तरह जनरेट किया था इसको आपने कहा था रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम किसके इक्वल था, 1 के इक्वल। अब स्टूडेंट जब आपकी ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन जाए तो फिर आपने क्वेश्चन में नोट करना है कि इस सैम्पलिंग का हमने क्या फाइंड करना है। आप इस सैम्पलिंग का मीन फाइंड कर सकते हैं, आप इस सैम्पलिंग का वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपने इसमें नोट करना है कि हम अब इस सैम्पलिंग का क्या फाइंड करेंगे। जी स्टूडेंट, अब इसके बाद आपने देखना है कि आपने इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फाइंड करना है। क्या हमने इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करना है, वेरिएंस फाइंड करना है, या स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की आप इसमें 3 चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। या तो आप इसका मीन फाइंड कर सकते हैं, या आप इसका वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं, या आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को दोबारा चेक करते हैं। जी स्टूडेंट, अब इसमें हमने फाइंड करना है कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन। एक तो आपने मीन और वेरिएंस पॉपुलेशन का फाइंड करना है। अब इससे पहले अगर आप इसमें नोट करें, मेक द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन एंड फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। अब दिस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फाइंड करना है, मीन एंड वेरिएंस। तो अब स्टूडेंट हम इस सैम्पलिंग का मीन और वेरिएंस पहले फाइंड करते हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं कि इसका हमने पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस भी फाइंड करना है और सैम्पलिंग का भी। अब स्टूडेंट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है इसका फार्मूला है म्यू एक्स बार। ये है मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और फार्मूला है समेशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार। अब स्टूडेंट आप इसका मीन कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हम एक्स बार और एफ ऑफ एक्स बार के कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करके जब ये कॉलम बन जाए तो समेशन का मतलब है हम उसका सम कर दें। अब ये स्टूडेंट कॉलम है एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार, और ये कॉलम कैसे बना है, अगर हम एक्स बार के कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं एफ ऑफ एक्स बार से तो हमारे पास कॉलम बनेगा एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, अब इसकी फ़र्स्ट वैल्यू को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को आपने स्टूडेंट मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 2/36। अब इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो 3 2 6 6/36। अब इसी तरह 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 12/36। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो ये 20/36। स्टूडेंट बाकी आप इस तरह मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये कॉलम बन जाएगा। समेशन का मतलब है कि हमें इसका सम चाहिए। अब स्टूडेंट अगर आप इसमें चेक करें कि इनके डिनोमिनेटर में सब में 36 लिखा हुआ है तो ये तो आपके एलसीएम बन जाएगा, तो इसके डिनोमिनेटर में 36 आएगा। अब आपने ये नंबर ऐड कर लेने हैं 2 6 12 20 30 40 40 36 30 22 एंड 12। अगर आप स्टूडेंट इनको ऐड करते हैं तो ये आंसर आएगा 252 डिवाइडेड बाय 36। इसको आपने यहाँ डिवाइड करके जो आंसर आएगा 7 आ गया। इसका मतलब है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है ये आपके पास क्या है, 7 है। अब स्टूडेंट इससे आगे मूव करने से पहले आपने इसको चेक कर लेना है। अब इसको चेक करने का क्या तरीकाकार है, दोबारा स्टूडेंट आपने अपनी पॉपुलेशन की तरफ मूव करना है कि आपकी पॉपुलेशन में कौन कौन से यूनिट हैं। अब इसमें देखें पॉपुलेशन में यूनिट है 2 4 6 8 10 एंड 12। अगर स्टूडेंट आप इनको ऐड करें 2 4 6 8 10 और ये 12, अगर स्टूडेंट आप इन सारों को नंबरों को ऐड करें तो ये आपके पास बनता है 42। इन सब का सम बनता है 42। अब ये कितनी वैल्यूज़ हैं, 6 है। तो इनके सम को इनकी तादाद पर डिवाइड करें तो 42 को 6 पर डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया, 7।
अब यही आंसर आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मीन का होना चाहिए। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के मीन का आंसर भी हमने क्या कैलकुलेट किया है 7। मीन के ये हमारा जो मीन है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, अगर ये पॉपुलेशन का जो अभी मैंने कैलकुलेट किया मीन और ये मीन आपस में टैली नहीं करेंगे तो मीन के आपका ये आंसर ठीक नहीं है, और इससे आगे जितना क्वेश्चन आप करेंगे उसमें ये मिस्टेक आपकी कैरी होती रहेगी। अब उसके बाद आपने इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस भी फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार। अब सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का फार्मूला क्या है, समेशन एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार माइनस म्यू ऑफ एक्स बार का स्क्वायर। म्यू ऑफ एक्स बार का मतलब है कि जो आपने मीन फाइंड किया उसका यहाँ आपने स्क्वायर माइनस कर दें तो ये आपके पास वेरिएंस बन जाएगा। जी स्टूडेंट, अब इसमें एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार, अब हमने ये कॉलम, क्योंकि म्यू एक्स बार का आंसर तो हमारे पास है, उसको हम यहाँ 7 पुट करके अगर इसका स्क्वायर है तो 7 का, अब एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार समेशन बाद में सम कर लेंगे। अब इससे अगला कॉलम हमें चाहिए एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार। अब स्टूडेंट ये कॉलम फाइंड करने के लिए ये जो कॉलम बना हुआ है एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार, इस कॉलम को आपने दोबारा किस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, एक्स बार से। एक्स बार से मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा। मीन के एक्स बार स्क्वायर का कॉलम फाइंड करने के लिए स्टूडेंट आप ये देखें कि इस कॉलम को दोबारा आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स बार के साथ। जैसे इसका फर्स्ट नंबर 2 है और इसका 2/36 है, तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4/36। अब उसके बाद 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 18/36। फिर आपने 4 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया 48/36, और इसी तरह 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 100/36। तो स्टूडेंट आपका ये जो कॉलम है ये इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। जब ये कॉलम कंप्लीट हो जाए तो समेशन का मतलब है हमें इसका सम चाहिए। अगेन इसके सारे नंबर का डिनोमिनेटर सेम है 36 है, तो उसको आपने वैसे लिख देना है, और बाकी इनका जो न्यूमरेटर में नंबर है इन सारों को ऐड करेंगे तो आंसर बनेगा 974। अब 974 डिवाइडेड बाई 36, इसको आपने यहाँ लिखा डिवाइड किया तो 54.833, 7 का स्क्वायर 49 आ गया, माइनस करेंगे तो 5.833। अब स्टूडेंट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से मुतल्लिक हमें इसका मीन और वेरिएंस कहा गया था वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन। अब स्टूडेंट उसके बाद आपने कॉलम लिखना है एक्स, और एक्स के अंदर कौन से यूनिट लिखने हैं, पॉपुलेशन में जो गिवन है। आपकी पॉपुलेशन में कौन कौन से यूनिट हैं, आपकी पॉपुलेशन में यूनिट है 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। अब उसके बाद हमने पॉपुलेशन का मीन फाइंड करना है, तो पॉपुलेशन का मीन का फार्मूला है म्यू। स्टूडेंट आप इसमें देखें कि सैम्पलिंग के मीन का फार्मूला है म्यू एक्स बार, और पॉपुलेशन का मीन जो है ये सिंपल म्यू है, और म्यू का फार्मूला क्या है, समेशन एक्स ओवर कैपिटल एन। अब समेशन एक्स का मतलब है एक्स की वैल्यूज़ का सम, और एक्स में कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, ये हैं 2, 4, 6, 8, 10 वाली। तो आपने इसको सम किया 42 आ गया, और कैपिटल एन आपके पास 6 है, तो 42 को 6 पर डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया 7। अब आपने पॉपुलेशन का वेरिएंस भी फाइंड करना है, तो पॉपुलेशन के वेरिएंस का फार्मूला है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर ओवर कैपिटल एन माइनस म्यू का स्क्वायर। अब समेशन एक्स स्क्वायर का कॉलम फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर का कॉलम किस तरह बनेगा, एक्स की जो भी वैल्यूज़ हैं इनका स्क्वायर लेके आपने यहाँ लिखना है। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, और 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144। अब अगर आप इन वैल्यूज़ का सम करते हैं समेशन एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा 364। जी स्टूडेंट, जब आपने एक्स स्क्वायर का कॉलम फाइंड कर लिया, अब उसके बाद सिग्मा स्क्वायर के फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। समेशन एक्स स्क्वायर है 364 डिवाइडेड बाय कैपिटल एन 6, और म्यू आपने फाइंड किया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे। अब उसके बाद 364 को 6 पर डिवाइड किया तो आंसर आ गया 60.667, 7 का स्क्वायर 49। अब आपने इन दोनों नंबरों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11.67। अब स्टूडेंट आपसे कहा गया था कि आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस फाइंड करना है, तो वो आपने फाइंड कर लिया। उसके बाद पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस। अब उसके बाद दोबारा अगर आप क्वेश्चन को देखें तो इसमें कुछ वेरीफाई करने के लिए कहा गया कि आपने इसको वेरीफाई भी करना है।
अब स्टूडेंट कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन एंड वेरीफाई दैट। अब वेरीफाई क्या करना है कि म्यू एक्स बार और म्यू आपस में इक्वल है, और सिग्मा स्क्वायर एक्स बार किसके इक्वल आएगा अगर सिग्मा स्क्वायर को एन पर डिवाइड करेंगे। अब इसकी वेरिफिकेशन चेक करते हैं। अब वेरीफाई करने के लिए आपने स्टूडेंट हेडिंग देंगे वेरिफिकेशन। अब उसके बाद म्यू एक्स बार और म्यू एक्स बार का आंसर क्या है 7 और म्यू का आंसर क्या है 7, तो 7 इज़ इक्वल टू 7, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट। तो इसका मतलब है कि पहली प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई होगी। अब उसके बाद है सिग्मा स्क्वायर एक्स बार। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार आपने फाइंड किया है 5.833 और सिग्मा स्क्वायर अभी आपने फाइंड किया है 11.67 और स्मॉल एंड सैम्पल का साइज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है। आपने इस नंबर को डिवाइड किया तो आप इसमें देखें अगेन लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आ गई, मीन के ये आपका सेकंड प्रॉपर्टी भी वेरीफाई होगी। तो स्टूडेंट यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये कंप्लीट होता है। आपने स्टूडेंट इसमें नोट करना है, अब सैम्पलिंग के जितने क्वेश्चन हैं आपने इसमें देखा कि ये थोड़े से लेंथी है, तो स्टूडेंट इसमें चेंज कहाँ आती है। चेंज आपकी अगर आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से नेक्स्ट बात करें तो अब इसमें क्या आ सकता है, आपका सैम्पल का साइज़ 2 आ सकता है, सैम्पल का साइज़ 3 आ सकता है, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हो सकती है और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। तो स्टूडेंट यहाँ जहाँ आप ये कर्सर नज़र आ रहा है आपकी सैम्पलिंग साइज़ 2 की हो, सैम्पलिंग साइज़ 3 की हो, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट हो, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट हो, इस पॉइंट से आगे सारे का सारा प्रोसीजर आपका सेम रहेगा हर क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप नोट करेंगे। जबकि चेंज कहाँ आएगी, अब स्टूडेंट ये जो सैम्पल फाइंड करने का प्रोसीजर है ये चेंज होगा और जो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल हैं ये क्वेश्चन में चेंज होते हैं। बाकी आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने का प्रोसीजर और उससे नेक्स्ट जो है ये सेम इसी तरह चलता रहेगा। ये अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब स्टूडेंट उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है। अ फाइनाइट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ नंबर 2, 4, 6, 6, 8 एंड 10। आप स्टूडेंट नोट करें कि पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ दीज नंबर, मीन के पॉपुलेशन के ये नंबर हैं। तो सबसे पहले आपने जो पॉपुलेशन होती है उसको मेंशन करते जाना है, साथ साथ पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे, पॉपुलेशन लिख दी। अब उसके बाद है कैलकुलेट द सैम्पल मीन फॉर ऑल पॉसिबल रैंडम सैम्पल ऑफ साइज़ 2। अब रैंडम सैम्पल का साइज़ 2 है तो ये आपने स्टार्ट में मेंशन कर दिया। डैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉपुलेशन विद रिप्लेसमेंट। तो क्वेश्चन में अब ये भी मेंशन है कि आपकी सैम्पलिंग क्या है, विद रिप्लेसमेंट है। तो स्टूडेंट अगर आपने यहाँ तक आपको पॉपुलेशन और सैम्पल का साइज़ और सैम्पलिंग विद या विदाउट रिप्लेसमेंट का पता चल जाए तो आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तक क्वेश्चन लिख सकते हैं। उसके बाद हम दोबारा क्वेश्चन को रीड करेंगे कि फ़र्दर हमने क्या करना है। अब सबसे पहले तो आपने पॉपुलेशन लिखी, अब उसके बाद पॉपुलेशन के यूनिट को काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अगेन पॉपुलेशन का साइज़ 6 है। नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल्स आपके क्या हैं, कैपिटल N रेज़ टू पावर स्मॉल n। ये नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल फाइंड करने का फार्मूला कब यूज़ करना है, जब आपकी सैम्पलिंग क्या है, विद रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आएगा तो उसके साथ हम फार्मूला भी आपको बता देंगे कि कौन सा फार्मूला लगेगा। अब 6 कैपिटल N है, स्मॉल n आपका 2 है। इन वैल्यूज़ को आपने यहाँ पुट किया तो इसका आंसर आ गया 36। जी स्टूडेंट अब आपके ये 36 सैम्पल जो आपने लिखने हैं। अब 36 सैम्पल को लिखने का प्रोसीजर मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं फिर दोबारा उस प्रोसीजर को रिपीट करता हूँ कि आपने जितने पॉसिबल सैम्पल आ जाएं, आपने जितने पॉसिबल सैम्पल्स आ जाएं इसको डिवाइड करना होता है कैपिटल N पे। मीन कि आपका यहाँ पॉसिबल सैम्पल हैं 36, इसको आपने 6 पर डिवाइड किया तो 36 को 6 पर डिवाइड करेंगे, मीन आंसर आपका 6 आएगा। आपने स्टूडेंट हर यूनिट को 6 टाइम लिखना है। अब देखिए ये 2 है, इसको आपने 6 टाइम लिखा, पहले कॉलम में देखिएगा 2, ये आपने 6 टाइम लिख दिया।
अब उसके बाद 4 को आगे 6 टाइम लिखा, तो ये स्टूडेंट आप इसमें देखें, ये यहाँ तक आपने 6 टाइम लिखा। उसके बाद आपने इस 6 को 6 टाइम लिखा, तो ये स्टूडेंट यहाँ से लेके यहाँ तक 6 टाइम लिखा गया। उसके बाद सैम्पल इसी पेज पे ऊपर 19 पे मूव करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट 6 है, तो इसका मतलब है ये नेक्स्ट 6 जो है ये आपने 6 टाइम यहाँ तक लिख दिया। अब उसके बाद 8, तो आपने 8 को 6 टाइम लिख दिया यहाँ तक। अब उसके बाद नेक्स्ट यूनिट 10 है, तो ये 10 को देखिए आपने 6 टाइम लिखा, तो ये यहाँ तक आपने पहला कॉलम कंप्लीट कर लिया। आपने हर यूनिट को कितने टाइम लिखना है, जितने पॉसिबल सैम्पल आ जाएं इसको आपने कैपिटल एन पे डिवाइड करना है। जितना आंसर आएगा हर यूनिट को आपने उतने टाइम पहले कॉलम में लिखना है, स्टार्ट से लेके एंड तक। अब स्टूडेंट उसके बाद ये सेकंड कॉलम कैसे है, जब आपने 36 को 6 पर डिवाइड किया तो आंसर 6 आ गया। स्टूडेंट जितना आंसर आएगा इस आंसर को आपने दोबारा कैपिटल एन पर डिवाइड करना है। तो अगर आपने 6 को दोबारा 6 पर डिवाइड किया तो अब आंसर क्या आएगा 1। अब स्टूडेंट सेकंड कॉलम में आपने हर यूनिट को 1 टाइम लिखना है, जैसे 2 को 1 टाइम, फिर 4 को 1 टाइम, फिर 6 को 1 टाइम, फिर 6 को 1 टाइम, फिर 8 को 1 टाइम, फिर 10 को 1 टाइम। अब इसमें देखें कि पॉपुलेशन के हर यूनिट को मैंने 1 टाइम रिपीट कर लिया। अब आपने स्टूडेंट अगेन इस प्रोसेस को रिपीट करना, फिर आपने 2 को 1 टाइम, फिर आपने 4 को 1 टाइम, फिर आपने 6 को 1 टाइम, फिर आपने 6 को 1 टाइम, फिर आपने 8 को 1 टाइम, फिर आपने 10 को 1 टाइम। अब स्टूडेंट इस प्रोसेस को आपने बार बार रिपीट करते रहना जब तक कि आपने एंड तक ना पहुंच जाए। तो इस तरह ये आपके सैम्पल कंप्लीट हो जाएंगे। अब स्टूडेंट उसके बाद आपने हर सैम्पल का मीन फाइंड करना है, लेकिन सैम्पल मीन फाइंड करने से पहले स्टूडेंट आपने चेक करना है कि क्या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आप सैम्पल मीन फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है, मेक द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स, मेक द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स। मीन के आपने सैम्पल का मीन फाइंड करना है। अब सैम्पल का मीन किस तरह फाइंड करना है कि सैम्पल से अगला एक कॉलम और बनाएंगे जिसकी आप हेडिंग देंगे एक्स बार। अब एक्स बार में क्या करेंगे कि आपके पहले सैम्पल में वैल्यूज़ है 2 2, तो इन दोनों को प्लस किया, 2 + 2 4 आ गया। अब सैम्पल का साइज़ 2 है तो इस सम को 2 पर डिवाइड करें, तो 2 + 2 4, 4 को 2 पर डिवाइड किया तो ये आपके पास 2 आ जाएगा। जी स्टूडेंट, अब बाकी भी आपने इस तरह सैम्पल का मीन फाइंड कर लेना है। सेकंड का भी आप फाइंड कर लेंगे, 2 + 4 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 2 + 6 8 डिवाइडेड बाई 2 4। आपने इस तरह सैम्पल की वैल्यूज़ को प्लस करना है। अगर ये 2 वैल्यूज़ हैं तो 2 पर डिवाइड करके लिखें, अगर सैम्पल साइज़ 3 होगा तो यहाँ 3 वैल्यूज़ हैं तो 3 पर डिवाइड करके लिखना है। जब आप ये सारे सैम्पल का मीन फाइंड कर लें तो उसके बाद आपने इसकी लिखनी है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्टूडेंट इससे पहले हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार में 2 कॉलम आएंगे, एक एक्स बार और एक एफ। अब एक्स बार में क्या आएगा कि सैम्पल मीन का ये जो कॉलम आपने बनाया हुआ है इसमें सबसे छोटा नंबर पहले लिखा जाएगा, फिर उससे बड़ा नंबर, और इस तरह आपने लार्जेस्ट जो भी नंबर होगा वहाँ तक लिखना है और हर यूनिट को आपने यहाँ 1 टाइम लिखना है। अब स्टूडेंट उसके बाद आपने टैली करना होता है। टैली का कॉलम मैंने यहाँ नहीं बनाया, लेकिन आप यहाँ एक न्यू कॉलम ऐड करेंगे टैली, और फिर आप इसको टैली करेंगे। टैली का वही प्रोसीजर है जो कि आपने फर्स्ट ईयर में सीखा है। अब इसमें 2 को आपने टैली करके जब आप टैली करेंगे फिर देखेंगे कि जितनी टैलीज़ होंगी उसको आपने देख के फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो आपने टैली करने के बाद आप इसमें देखेंगे तो क्या है कि 2 इसमें कितने टाइम है। अगर आप वैसे चेक कर लें कि मीन के कॉलम में 2 कितने टाइम है, जितने टाइम है वो इसकी फ्रीक्वेंसी है। जैसे 2 ये मीन के कॉलम में अगर हम चेक करें तो कितने टाइम है 1 टाइम, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 आ गई। अब 3 को चेक करेंगे कितने टाइम है 2 टाइम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2। 4 का यहाँ कितने टाइम है 5 टाइम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 5। इस तरह आपने ये पूरा कॉलम जनरेट करना है। अब जब स्टूडेंट आपके पास ये कॉलम बन जाएं दोनों कॉलम, अब उसके बाद फिर आपने इसमें फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स बार। एफ ऑफ एक्स बार कैसे आएगा। अब स्टूडेंट आपने एफ़ के कॉलम का एफ ऑफ एक्स बार फाइंड करने से पहले एफ़ के कॉलम का सम करना है, और इसका सम उतना ही आना चाहिए जितने टोटल नंबर ऑफ़ सैम्पल पॉसिबल आपने स्टार्ट में फार्मूले से फाइंड किए थे। तो टोटल पॉसिबल सैम्पल 36 थे, तो इसका मतलब है इसका सम भी 36 ही आना चाहिए।
अब एफ ऑफ एक्स बार कैसे फाइंड करेंगे? फ्रीक्वेंसी का जो भी सम है इसको आपने फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू पे डिवाइड करना है। 1 डिवाइडेड बाई 36, इसी तरह 2 डिवाइडेड बाई 36, 5 डिवाइडेड बाई 36 एंड सो ऑन। आपने इन वैल्यूज़ को डिवाइड करके लिखना है। जब ये एफ ऑफ एक्स बार का कॉलम बन जाए तो स्टूडेंट फिर आपने चेक करना है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार का हमने क्या फ़ाइंड करना है। क्या हमने इसका मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फ़ाइंड करना है? तो अब हम इसके स्टेटमेंट को दोबारा चेक करते हैं जी। अब इसमें लिखा है मेक द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन, फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस फाइंड करना है। लेकिन अगर स्टूडेंट आप इसकी वेरिफिकेशन में देखें तो यहाँ सिग्मा एक्स बार लिखा हुआ है। सिग्मा एक्स बार का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी फाइंड करना है। मीन और वेरिएंस तो स्टेटमेंट की सूरत में है, लेकिन वेरिफिकेशन में सिग्मा एक्स बार है। मीन के आपने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है सैम्पलिंग का। तो अब हम इसका मीन और वेरिएंस का फार्मूला देखते हैं। मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन में कैलकुलेट किया, म्यू एक्स बार समेशन एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार, एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार। अब ये कॉलम अगर बना के हम समेशन का मतलब है कि इसका सम कर लें तो म्यू एक्स बार आ जाएगा। म्यू एक्स बार का मतलब है मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब एफ ऑफ एक्स बार और एक्स बार के कॉलम को दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार जी। मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 1 के साथ 2 बाई 36, 6 बाई 36, अब 4 को 5 के साथ 20 बाई 36 और इस तरह बाकी रिमेनिंग वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉलम बन जाएगा। अब इसका सम करने के लिए 36 तो एलसीएम के तौर पे आ जाएगा, तो आपने इसके न्यूमरेटर का सम किया तो इसका सम है 216। तो 216 को 36 पर डिवाइड किया, आंसर 6 आ गया। स्टूडेंट आपको बताया था कि जैसे आप आंसर निकालें तो पॉपुलेशन के सारे यूनिट को प्लस करके अगर पॉपुलेशन के यूनिट 6 है तो 6 पर डिवाइड करें तो यही आंसर आ गया। तो मीन के ये क्वेश्चन आपका ठीक है। तो आप इसमें देखें पॉपुलेशन के जो यूनिट हैं आप इनको ऐड करें 2, 4, 6, 6, 8, 10। अगर हम इन सारे यूनिट को ऐड करते हैं तो ये बनता है 36 और ये नंबर भी 6 हैं। तो 36 को 6 पर डिवाइड करें, आंसर 6 आ गया। मीन के इस आंसर का 6 आने का मतलब और मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के 6 आने का मतलब ये दोनों आंसर आपस में ठीक है। अब आपने सैम्पलिंग का वेरिएंस फाइंड करना है। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार फार्मूला है समेशन एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार का स्क्वायर। म्यू एक्स बार आपके पास है 6, इसका जस्ट आपने यहाँ स्क्वायर लिख देना है। अब न्यू कॉलम बनेगा एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार। अब इससे नेक्स्ट कॉलम बनेगा एक्स बार स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार। ये कॉलम कैसे बनेगा? अब आपने एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार को दोबारा किस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है? एक्स बार के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा। अब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 बाई 36। अगर हम 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 18 बाई 36। 4 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया 80 बाई 36। 5 को 30 के साथ मल्टीप्लाई किया 150 बाई 36। इस तरह रिमेनिंग वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉलम बन जाएगा। अब उसके बाद इस कॉलम का सम करेंगे तो ये 1416 डिवाइडेड बाई 36, इसको आपने यहाँ पुट करके डिवाइड किया और 6 का स्क्वायर 36 इसमें से माइनस किया तो 3.666 आंसर आ गया। अब स्टूडेंट आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर लेना है। अब उसको फाइंड करने का ये तरीकाकार है कि जो आपका वेरिएंस है उसका आपने जस्ट का ले लेना है स्क्वायर रूट। अगर हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वेरिएंस किस में चेंज हो जाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन में। अब देखिए जब हम लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल होकर सिग्मा एक्स बार आ जाएगा और 3.333 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.826। तो ये आपने इसमें फाइंड कर लिए। अब उसके बाद स्टूडेंट हमने चेक करना है कि हमने पॉपुलेशन का क्या फाइंड करना है और वेरीफाई क्या करना है। नेक्स्ट कैलकुलेट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस भी फाइंड करना है और आखिर में हमने इन प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। अब पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस फाइंड करने के लिए पॉपुलेशन की ये जो 6 वैल्यूज़ हैं इसको आपने एक्स के कॉलम में लिखना है जैसे कि ये लिखी हुई है।
अब स्टूडेंट आपने एक्स के कॉलम में वो पॉपुलेशन की जो भी वैल्यूज़ थी वो आपने यहाँ लिख दी। अब इस कॉलम का सम किया, समेशन एक्स बन गया। फिर आपने एक्स स्क्वायर का कॉलम फाइंड कर लिया, एक्स की वैल्यूज़ का स्क्वायर करके लिखा। समेशन एक्स स्क्वायर का मतलब है इसका सम भी कर लें। पॉपुलेशन का जो मीन है इसका हम कहते हैं म्यू, और म्यू का फार्मूला है समेशन एक्स ओवर कैपिटल एन। अब समेशन एक्स 36 है, कैपिटल एन 6 है, डिवाइड किया तो 6 आ गया। पॉपुलेशन का वेरिएंस समेशन एक्स स्क्वायर ओवर कैपिटल एन माइनस म्यू का स्क्वायर। समेशन एक्स स्क्वायर आपने फाइंड किया हुआ है 256, कैपिटल एन 6 है, म्यू का आंसर आपने फाइंड किया 6। अब इसको डिवाइड किया 42.67 और 6 का स्क्वायर 36 माइनस किया तो 6.67 आ गया। अब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड एविएशन प्रॉपर्टीज़ में लिखा हुआ है, जो वेरीफाई करनी है उसमें चाहिए, वैसे स्टेटमेंट में नहीं। तो जो आपने वेरिएंस फाइंड किया है इसका अगर आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आपके पास स्टैंडर्ड एविएशन आ जाएगा। तो ये इसका स्क्वायर रूट लेने से 2.582 आंसर। अब उसके बाद आपने इसकी वेरिफिकेशन को चेक करना है। अब स्टूडेंट इसकी वेरिफिकेशन में ये पार्ट नंबर 1 म्यू एक्स बार इज़ इक्वल टू म्यू। तो स्टूडेंट आपने म्यू एक्स बार का आंसर 6 पुट कर दिया, म्यू का आंसर 6 पुट कर दिया। तो अब इसमें देखें कि लेफ़्ट और राइट का आंसर इक्वल आ गया, मीन कि ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी। अब सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का आंसर है 1.826, ये आपने पहले फाइंड किया, और सिग्मा का आंसर इसी पेज पे 2.582 लिखा है, और स्मॉल एन आपको 2 गिवन था। अब इसको डिवाइड करेंगे इस नंबर पे तो 1.826 इज़ इक्वल टू 1.826, मीन के ये प्रॉपर्टी भी आपकी वेरीफाई होगी। अब स्टूडेंट उसके बाद नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है, तो उसमें जस्ट हम आपको ये बताएंगे कि आपने सैम्पल कैसे ड्रॉ करने हैं, और बाकी रिमेनिंग प्रोसीजर उनका सेम होगा। तो बाकी क्वेश्चन आप इसका खुद सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन आपको इसका मिल जाएगा, लेकिन बाकी क्वेश्चन आप इसका खुद सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट, अब उसके बाद सी पार्ट है, ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैम्पल ऑफ साइज स्मॉल एन इज़ इक्वल टू 3 विद रिप्लेसमेंट। अब स्टूडेंट जो हमने सैम्पल ड्रॉ करने उनका साइज़ 3 है, और सैम्पलिंग क्या है विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन 3, 6, 9 एंड 12, जबकि पॉपुलेशन के 4 यूनिट है 3, 6, 9 एंड 12। एज्यूमिंग द 64 पॉसिबल सैम्पल इक्वली लाइकली फॉर्म ए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन। हमने 64 टोटल पॉसिबल सैम्पल बनेंगे और हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन फाइंड करनी है। ये पहले हम इसके सैम्पल के बारे में आपको बता देते हैं, बाकी आपने क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट जो आपकी क्वेश्चन में पॉपुलेशन गिवन है, अब सबसे पहले तो आपने इसमें पॉपुलेशन क्या है 3, 6, 9 एंड 12। अब पॉपुलेशन का साइज़ 4, आपने 3, 6, 9 और 12 को काउंट किया तो ये 4 है। सैम्पल का साइज़ आपको गिवन है, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल सैम्पल कैपिटल एन रेज टू पावर स्मॉल एन फार्मूला लगेगा, क्योंकि सैम्पलिंग हमारी विद रिप्लेसमेंट है। कैपिटल एन 4 है, स्मॉल एन 3 है, 4 रेज टू पावर 3 64 आ गया। अब स्टूडेंट ये 64 सैम्पल आपने किस तरह बनेंगे। अब स्टूडेंट नोट करना है कि अगर आपका सैम्पल साइज़ 3 है तो इसमें 3 कॉलम बनते हैं। पहले सैम्पल साइज़ 2 था तो उसमें 2 कॉलम बनेंगे, तो अब ये 3 कॉलम आपने नोट करने हैं, बाकी आगे इसका मीन और वेरिएंस आपने उसी तरह फाइंड करना है। जी स्टूडेंट, अब इसमें आप नोट करेंगे कि 64 कैपिटल एन 64 है, स्मॉल एन 3 है, 4 रेज़ टू पावर 3 64। अब जितने पॉसिबल सैम्पल हैं इसको आपने कैपिटल एन पर डिवाइड करना है, तो 64 को आपने 4 पर डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया 16 आ गया। जी स्टूडेंट, इसका आंसर आपके पास आ गया 16। अब ये जो पहला कॉलम है, ये जो 3 है, पॉपुलेशन का पहला यूनिट है 3, तो पहले कॉलम में ये 3 को आपने 16 टाइम लिखा। तो देखिए ये 3 ऐसे अगर आप लिखते जाएं तो यहाँ तक आपने लिखा है, तो इसका मतलब है ये 3 कितने टाइम है 16 टाइम। अब उसके बाद दूसरा यूनिट है 6, तो आगे 6 को आपने 16 टाइम लिखा है। तो ये स्टूडेंट आप इसमें नोट करेंगे ये 6 ऐसे, और फिर ये ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो ये 6 आपका ये लिखते लिखते आपने 16 टाइम लिखा, तो ये देखें 32 टाइम, मतलब पहला 16 और दूसरा ये। अब उसके बाद पॉपुलेशन का तीसरा यूनिट है 9, तो फिर आपने पहले कॉलम में अब 9 को भी 16 टाइम लिखा, तो ये यहाँ तक लिख रही है।
अब उसके बाद आपने 12 को भी 16 टाइम लिखा, तो 12 को 16 टाइम लिखते हुए आपने यहाँ तक पहुँच गए। अब स्टूडेंट उसके बाद ये सेकंड कॉलम, तो 64 को आपने 4 पर डिवाइड किया तो आंसर 16 आया। अब 16 को दोबारा कैपिटल एन पर डिवाइड किया तो 16 को 4 पर डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया 4। अब आपने सेकंड कॉलम में हर यूनिट को 4 टाइम लिख रहे हैं, तो देखिए 3 को मैंने 4 टाइम लिखा, अब उसके बाद 6 को मैंने 4 टाइम लिख दिया, फिर मैंने 9 को 4 टाइम लिखा, और उसके बाद मैंने 12 को 4 टाइम लिखा। अब स्टूडेंट जब एक बार यूनिट को आपने रिपीट कर लिया, अब इस प्रोसेस को फिर आपने रिपीट करना और एंड वाले सैम्पल तक पहुंचना है। अगेन 3 को 4 टाइम, 6 को 4 टाइम, 9 को 4 टाइम, और फिर आपने इसमें 12 को 4 टाइम, फिर आपने 3 को 4 टाइम, 6 को 4 टाइम, 9 को 4 टाइम, और उसके बाद 12 को 4 टाइम। इस तरह आपने रिपीट करते हुए ये सेकंड कॉलम भी कंप्लीट कर लिया। अब स्टूडेंट पहले 64 को 4 पर डिवाइड किया तो पहला कॉलम लिखा, फिर आंसर 16 था, 16 को 4 पर डिवाइड किया तो दूसरा कॉलम, अब आंसर कितना है 4। अब 4 को दोबारा कैपिटल एन पर डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1। 1 की मदद से हमने कौन सा कॉलम लिखना है, तीसरा। अब आपने थर्ड कॉलम में 3 को 1 टाइम, फिर 6 को 1 टाइम, फिर 9 को 1 टाइम, फिर 12 को 1 टाइम। अब इस प्रोसेस को फिर आपने इनको 1 टाइम लिखते जाना और इस रिपीट करते हुए एंड तक पहुंचना है, तो ये आपके सैम्पल बन जाएंगे। अब स्टूडेंट आपने इस सैम्पल का मीन फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि फॉर्म द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन। अब स्टूडेंट पहले सैम्पल में 3 वैल्यूज़ हैं, तो आपने इन तीनों को आपस में ऐड किया, अब इनका सम कितना बनेगा 9। अब अगर आपने 9 को 3 पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 3 हैं, तो 9 को 3 पर डिवाइड किया 3 आ गया। फिर आपने सेकंड सैम्पल में जो वैल्यूज़ हैं इनको प्लस किया तो 12 बन गया, 3 पर डिवाइड किया तो 4। फिर आपने ये थर्ड सैम्पल में जो वैल्यूज़ हैं इनको प्लस किया तो 15 बन गया, 3 पर डिवाइड किया 5। फिर आपने फोर्थ सैम्पल की वैल्यूज़ को प्लस किया तो 18 बन गया, और 3 पर डिवाइड किया तो 6। इस तरह आपने ये सारे सैम्पल का मीन फाइंड कर लेना है। जब ये मीन आ जाए तो इसी मीन को यूज़ करके आपने क्या फाइंड करनी है, इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आपने पहले क्वेश्चन पे हमने डिस्कस। आगे इनका क्वेश्चन सेम चलेगा। ये सैम्पल मीन, फिर आपने कौन सी वैल्यू कितने टाइम है उसको यूज़ करके आपने फ्रीक्वेंसी लिखी। फ्रीक्वेंसी से एफ ऑफ एक्स बार कैसे आएगा, फ्रीक्वेंसी की हर वैल्यू को आपने 64 पर डिवाइड किया। फिर स्टूडेंट आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करना है, तो ये उसी तरह म्यू एक्स बार है। म्यू एक्स बार का फार्मूला एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार और समेशन, तो इन दोनों कॉलम को एक्स बार और एफ ऑफ एक्स बार को यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसका सम करके लिख दिया। फिर आपने वेरिएंस फाइंड करना है, तो एक्स बार का स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स बार। तो अब इसके फार्मूले को लिखेंगे और इसमें इस कॉलम का सम फाइंड करके पुट किया म्यू एक्स बार का, तो ये आपके पास वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गया। फिर आपने पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस फाइंड करना है, तो पॉपुलेशन के 4 यूनिट है उन्हें एक्स में लिखेंगे। अब ये स्टूडेंट मैंने ज़रा थोड़ा सा इसको क्विकली जो है रिपीट कर दिया, क्योंकि इसका वही प्रोसीजर है जो मैंने पहले क्वेश्चन पे रिपीट कर दिया था आपको। पॉपुलेशन के यूनिट है, इसका सम कर लिया, फिर एक्स स्क्वायर का कॉलम फाइंड करके इसका स्क्वायर करके स्क्वायर कर लिया, इसका सम फाइंड किया। पॉपुलेशन का मीन का फार्मूला म्यू, इसमें वैल्यूज पुट की, फिर सिग्मा स्क्वायर के फार्मूले में वैल्यूज पुट करके वेरिएंस। आखिर में इसकी वेरिफिकेशन है, और वेरिफिकेशन के लिए म्यू एक्स बार और म्यू दोनों के आंसर आपने फाइंड किए, ये इक्वल है। और यहाँ जहाँ म्यू एक्स बार है ये मिस्टेकनली लिखा गया है, मिस्टेक है। आपने यहाँ सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज़ इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर है, तो सिग्मा स्क्वायर एक्स बार का आंसर आपने यहाँ ये फाइंड किया हुआ है 3.75। सिग्मा स्क्वायर का आंसर आपके सामने 11.25, स्मॉल एन आपका 3 है, डिवाइड किया तो लेफ़्ट और राइट इक्वल आ गई। स्टूडेंट यहाँ हमारा लेक्चर नंबर 16 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।